अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। यानी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी शुरू किया था। अगर आप वो वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में। जब भी हम सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में याद रखेंगे, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में याद रखेंगे वो ये है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं दे आर, रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। They are 4 to 5 centimeter long, pouch-like. They are 4 to 5 centimeter long, pouch-like accessory sex glands. They are 4 to 5 centimeter long accessory sex glands of male reproductive system. जरा गौर से आप इस पॉइंट की तरफ नजर रखेंगे कि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा वो ये है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पाउच लाइक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां मैंने आपको एक टर्म से आगाह किया कि दे आर एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। जब भी हम बात करते हैं मैंने बार बार बेटा आपको बोला है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मेरी जान दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, गौर से सुनना। नंबर 1 आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और नंबर 2 जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। अब जरा आप गौर से नजर रखना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। इससे पुराने वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला हुआ है कि जो मेल्स में टेस्टीज होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, ये जो मेल्स में टेस्टीज होते हैं इन टेस्टीज के अंदर बाबा कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद मैंने आपको यह भी बोला था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये इनकी जो एंड पार्ट होती है वो नैरो और स्ट्रेट होती है जिसे हम टिब्यूला इरेक्टाई के नाम से जानते हैं। और ये टिब्यूला इरेक्टाई आपस में मिलकर बाबा एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसे हम रेटी टेस्टीज के नाम से भी जानते हैं। और यही रेटी टेस्टीज बाबा टेस्टीज के अंदर ही छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं और बनाते हैं बाबा आपका एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसे हम एपिडिडाइमस के नाम से जानते हैं। और यही एपिडिडाइमस आपस में जाकर मिलकर आगे जाके मिलके बाबा वास डिफोन्स बनाता है। गौर से बाबा आप नजर रखेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इधर आपको मालूम है कि हमारे पास जो किडनीज होती है यहां से निकलते हैं बाबा यूरिटर्स, नजर रखना लेक्चर की तरफ, यहां से निकलते हैं मेरी जान यूरिटर्स और ये जो यूरिटर्स है ये आपस में मिलके बाबा बनाते हैं यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर से निकलता है बाबा आपका यूरिथ्रा। अब जरा आप गौर से और इत्मीनान तरीके से नजर रखेंगे कि ये जो यूरिनरी ब्लेडर है इसके पोस्टीरियर साइड पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है which is present at the base of the urinary bladder. Remember this pouch like structure which is present at the base of the urinary bladder on the posterior side. This pouch like structure is called as seminal vesicle. इसी को बाबा हम seminal vesicle के नाम से जानते हैं। अब जरा गौर से आप समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बोला कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं दे आर एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। अब आप नजर बनाए रखो कि मैंने आपको बोला था कि जो टेस्टीज होते हैं इन टेस्टीज के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कुछ सेल्स को हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स के नाम से जानते हैं, पुराने लेक्चर की बात कर रहा हूं। सस्टेंटेक्युलर सेल्स, सस्टेंटेक्युलर सेल्स और कुछ सेल्स होती है इसमें जिनको मेरी जान हम स्पर्म मदर सेल के नाम से जानते हैं या इन्हीं सेल्स को हम बाबा स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया।
अब जरा गौर से नजर रखना, ये स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम होता है, यही प्रोड्यूस कर देती है बाबा स्पर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्पर्म है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप एक सेल देखोगे जिसे हम लाइडिग सेल के नाम से जानते हैं, और ये लाइडिग सेल का काम होता है टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आपके टेस्टिस के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती है। नंबर 1 आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, नजर रखना, नंबर 1 आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, और इसी स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है स्पर्म बनाना। और ये स्पर्म आपको मालूम है कि ये बाबा मेल गमीट है, ये स्पर्म बाबा आपको मालूम है कि ये मेल गमीट है, एंड एट द सेम टाइम यहां पे दूसरे किस्म की जो सेल पाई जाती है उसे हम बाबा लाइडिग सेल के नाम से जानते हैं। और लाइडिग सेल्स बाबा प्रोड्यूस करती है एक जबरदस्त सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो टेस्टिस है ये बाबा गमीट्स भी बनाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं। अब नजर रखना, एक ऐसा ग्लैंड जो खुद ही गमीट्स बनाए, एक ऐसा ग्लैंड जो खुद ही सेक्स हार्मोन बनाए, उसी बाबा ग्लैंड को या उसी स्ट्रक्चर को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला ग्लैंड जो खुद गमीट्स बनाएगा, वो वाला ग्लैंड जो खुद बाबा क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, या जो खुद सेक्स हार्मोन बनाएगा, उसी को हम प्राइमरी सेक्स हार्मोन या उसी को बाबा हम गोनेड के नाम से जानते हैं। तो remember, gonads are the primary sex organs which produce gametes and sex hormones। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखेंगे कि ये जो एपिडिडाइमस है ये खुद गमीट्स तो नहीं बनाती, लेकिन इस गमीट को आगे जाने में मदद करेगा, ये इसी गमीट को बाबा ट्रैवल करने में मदद करेगा। रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, एक ऐसा डक्ट, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा ग्लैंड जो खुद गमीट्स तो नहीं बनाता लेकिन गमीट्स को आगे भेजने में मदद करता है, गमीट्स की मोटिलिटी में मदद करता है, गमीट्स की मॉर्फोलॉजी में मदद करता है, गमीट्स के डेवलपमेंट में मदद करता है, गमीट्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ऐसे ही ग्लैंड को बाबा बोला जाता है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, इसी को बोला जाता है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। तो आपको मालूम चला कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ग्लैंड खुद स्पर्म बनाता है और खुद सेक्स हार्मोन बनाता है। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड खुद गमीट्स नहीं बनाता, खुद हार्मोन्स नहीं बनाता, बल्कि ये स्पर्म के मोटिलिटी में मदद करता है, गमीट्स को कैरी करने में मदद करता है, गमीट्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। इसी प्रकार का एक ग्लैंड बाबा आपके यूरिनरी ब्लैडर में पाया, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है, और उसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बाबा किस नाम से जाना जाता है? शाबाश, सेमाइनल वेसिकल। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बताता चलूं तो जरा गौर से सुनना। पहला पॉइंट जो मैंने आपके सामने छेड़ा वो ये था कि जो सेमाइनल वेसिकल है, गौर से सुनना, जो सेमाइनल वेसिकल है ये बाबा एक 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। और दूसरा पॉइंट मैंने यहां छेड़ा कि ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और यहीं पे मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया कि ये बाबा एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होता है, इट इज एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। अब यहां समझाने का कोई मतलब नहीं, आप सबको मालूम है कि इसका साइज होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पॉइंट नंबर 3, ये एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है। बोले तो ये खुद गमीट्स नहीं बनाता, बल्कि गमीट्स को डेवलप होने में मदद करता है, गमीट्स की मैचुरेशन में मदद करता है, गमीट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और इसी ग्लैंड का नाम है बाबा शाबाश सेमाइनल वेसिकल। पॉइंट नंबर 2 जो आप याद रखने वाले हैं वो बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, अगर हम बाबा सेमाइनल वेसिकल की लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो बाबा याद रखना, जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं ना, सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं दे आर बाबा लोकेटेड, ये कहां पे पाए जाते हैं? दे आर लोकेटेड, दे आर लोकेटेड। शाबाश, कहां पे पाए जाते हैं? बोलो मेरी जान। They are located
at the base of urinary bladder. They are located at the base of urinary bladder. इसी पॉइंट को बाबा अभी स्लाइड पे ले जाऊंगा. दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर. ये यूरिनरी ब्लेडर के बेस पे पाया जाता है, बट रिमेंबर ऑन पोस्टीरियर साइड. कहां से बाबा? पोस्टीरियर साइड से पाया जाता है. एज्यूम करेंगे हम ये बाबा यूरिनरी ब्लेडर है और ये यूरिनरी ब्लेडर का एंटीरियर साइड है और ये यूरिनरी ब्लेडर का पोस्टीरियर साइड है. सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट फाउंड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर. दे आर फाउंड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर. यूरिनरी ब्लेडर के पोस्टीरियर साइड से पाया जाता है, वो भी यूरिनरी ब्लेडर के बेस पे. अगर मैं इसी पॉइंट को डायग्राम से समझाऊं तो बाबा पहले ही स्लाइड पे मैंने आपको ले जाना है ताकि मैं आपको समझा सकूं. बाबा जरा गौर से नजर रखना. ये रहे मेरी जान आपका, ये रहा बाबा आपका यूरिनरी ब्लेडर. जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखो. ये रहा मेरी जान आपका यूरिनरी ब्लेडर और ये रहा यूरिनरी ब्लेडर का पोस्टीरियर साइड. वहां उस जानिब से है एंटीरियर साइड. अगर आप पोस्टीरियर साइड के बेस पे देखेंगे तो यहां बाबा आपको देखने को मिलेगा पाउच लाइक स्ट्रक्चर. A pair of pouch like structure is found at the base of the urinary bladder but on the posterior side. इसी बाबा पाउच लाइक स्ट्रक्चर को सेमाइनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है. यही पॉइंट मैंने आपके स्लाइड पे छापा हुआ है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, coiled pouch like accessory sex glands in male reproductive system. Seminal vesicles pouch like structures होते हैं और ये accessory sex glands के नाम से जाने जाते हैं. यानी ये खुद गमीट्स नहीं बनाएंगे बल्कि गमीट्स के डेवलपमेंट में मदद करेंगे. उसके बाद मैंने लोकेशन का जिक्र किया था. रिमेंबर इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर. यानी ये यूरिनरी ब्लेडर के पोस्टीरियर साइड पे तो पाया जाता है लेकिन यूरिनरी ब्लेडर के टॉप एस्पेक्ट पे नहीं, यूरिनरी ब्लेडर के बॉटम पे पाया जाता है. इसके बाद अगर मैं आपको सेमाइनल वेसिकल्स का स्ट्रक्चर इंतहाई शिद्दत से समझाने की कोशिश करूं तो रिमेंबर जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं ये बाबा 3 लेयर्स के बने होते. आप बाबा आपको नजर रखना इंतहाई जरूरी है. जो आपके सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं ना ये बाबा 3 लेयर्स के बने होते हैं. गौर से नजर रखना. ये जो बाहर वाला लेयर है इसे हम एडवेंशिया के नाम से जानते हैं. गौर फरमाना. The outer layer of the seminal vesicle is called as adventitia. And remember ये जो adventitia है it is made up of loose connective tissue. गौर से सुनना बाबा. ये किसका बना होता है? ये loose connective tissue का बना होता है. और आप याद रखेंगे कि इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम बाबा फाइब्रोब्लास्ट्स के नाम से जानते हैं. और इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट्स का काम होता है तो रिलीज मेरी जान कोलेजन. इनका काम होता है रिलीज करना एक जबरदस्त किस्म का प्रोटीन जिसे दुनिया कोलेजन के नाम से जानती है. और आप सबको मालूम है कि कोलेजन का एक ही काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. ये क्या प्रोवाइड करता है बाबा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ये बाबा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है. ये बाबा सेमाइनल वेसिकल्स की शेप को मेंटेन करने में मदद करता है. अभी तक हमने आपको बोला कि अगर हम सेमाइनल वेसिकल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो सेमाइनल वेसिकल्स के पास 3 लेयर्स होते हैं. द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एडवेंशिया और ये एडवेंशिया लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. और इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट्स. और यही फाइब्रोब्लास्ट्स बाबा एक प्रोटीन रिलीज कर देती है एंड रिमेंबर दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज कोलेजन. और कोलेजन ही बाबा इस आउटर लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि आपका सेमाइनल वेसिकल इजीली बाबा रप्चर ना हो सके या आपके सेमाइनल वेसिकल की शेप जो है वो मेंटेन रह सके. इसके बाद अगर हम येलो यानी दूसरे लाइनिंग की बात करेंगे, दूसरे लेयर की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस. गौर फरमाना बाबा.
दूसरा लेयर जो होता है इसे हम बाबा मस्कुलरिस के नाम से जानते हैं। और आप यकीन करो मेरा कि मस्कुलरिस जहां भी अल्फाज मसल आया या मस्कुलरिस लेयर आया तो आप याद रखेंगे ये वाला जो मस्कुलरिस लेयर है ये बना होता है स्मूथ मसल्स का। ये किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का। और जब जब बाबा आपके दिमाग में मसल्स का अल्फाज आता है आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि मसल्स हैव अ वेरी एक्साइटेबल प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसे हम बाबा मसल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसका साफ मतलब है कि जो बीच वाला लेयर है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है और इन स्मूथ मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा गौर से सुनो बाबा, जब भी सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है जिसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, जब भी यहां फ्लूइड पाया जाए तो ये बीच वाला लेयर बाबा कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की वजह से, नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से बाबा ये मस्कुलरिस लेयर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहां से निकलता है बाबा सेमाइनल फ्लूइड। क्या निकलता है? तो इसका मतलब बाहर वाले लेयर का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और बीच वाले लेयर का काम है मेरी जान कॉन्ट्रैक्शन कराना। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेयर है ना वो है इनर मोस्ट लेयर। आप जरा बाबा आप नजर बनाए रखना, यहां पे जो इनर मोस्ट लेयर देखा जाता है, गौर से देखना, यहां देखा जाता है बाबा इनर मोस्ट लेयर। बट रिमेंबर इनर मोस्ट लेयर जो पाया जाता है ना सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर वो बाबा फोल्डेड फॉर्म में होता है। पहले आप याद रखेंगे कि ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसे हम म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? म्यूकोसल लेयर। और इसे हम बाबा म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। Remember, the outer layers are not folded. Adventitia is not folded. शाबाश, muscularis is not folded. लेकिन जो inner most layer होता है ना किसका? सेमाइनल वेसिकल्स का, ये बाबा फोल्डेड फॉर्म में होता है और इसी लेयर को मेरी जान म्यूकोसल लेयर के नाम से जाना जाता है। And remember, these folds are called as robbers. These folds are called as cells of or robber. इन फोल्ड्स को हम रॉबर के नाम से जानते हैं। जब बेटा मैं आपको गेस्टेशन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, वहां में बेटा आपको पढ़ाऊंगा कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर भी ऐसी ही कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम रॉबर सेल्स के नाम से जानते हैं। बट रिमेंबर इन सेमाइनल वेसिकल रॉबर्स आर द फोल्ड्स व्हाइल एज इन केस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट रॉबर्स आर द सेल्स। तो 3 लेयर्स के बारे में हमने जिक्र किया, बाहर वाला एडवेंशिया, बीच वाला मस्कुलरिस और इनर मोस्ट लेयर जिसे हमने म्यूकोसा कहा। और हमने कहा म्यूकोसा इज इन फोल्डेड फॉर्म एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज रॉबर्स। उसके बाद नजर रखना ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, ये फोल्ड्स बाबा नजर रखना ये फोल्ड्स जो होते हैं यहां पे मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये जो बाबा फोल्ड्स होते हैं इनमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सम सेल्स आर मेरी जान टॉल, कुछ सेल्स बाबा यहां टाल होती है और कुछ सेल्स मेरी जान यहां पे स्मॉल एंड राउंड होती है। ये देखो बाबा यहां पे कुछ सेल्स स्मॉल एंड राउंड होती है लेकिन कुछ सेल्स बाबा टाल होती है। देखो मेरी जान ये टाल सेल आपके सामने और ये बेस पे रही मेरी जान कौन सी? स्मॉल एंड राउंड सेल। ये स्मॉल एंड राउंड सेल और ये रही मेरी जान टॉल सेल। ये रही स्मॉल एंड राउंड सेल और ये रही बाबा आपकी टॉल सेल। गौर फरमाना, इसका मतलब ये जो रॉबर्स होते हैं यहां पे 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कुछ सेल्स मेरी जान टॉल होती है और कुछ सेल्स मेरी जान स्मॉल होती है। रिमेंबर ये जो टॉल सेल्स होती है जो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम एंड रिमेंबर दीज टॉल सेल्स आर बाबा कॉल्ड एज सेक्रेटरी सेल्स। गौर से सुनना, इन्हीं सेल्स को बाबा हम सेक्रेटरी सेल्स के नाम से जानते हैं और ये सेक्रेटरी सेल्स कॉलमनर टाइप की होती है।
एंड रिमेंबर मेरी जान, ये जो स्मॉल राउंड सेल्स पाई जाती है ना, इन्हीं को हम बाबा बेसल सेल्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बाबा आपके सेमाइनल वेसिकल के म्यूकोसल लेयर में दो किस्म की सेल्स पाई जाती है। नंबर 1 आर बेसल सेल्स विच आर राउंड एंड स्मॉल, विच आर राउंड एंड स्मॉल, ये राउंड और स्मॉल होती है। और इसके बरक्स बाबा कुछ टॉल कॉलमनर सेल्स पाई जाती है, और इन्हीं टॉल कॉलमनर सेल्स को बोला जाता है सिक्रीटरी सेल्स। अब जरा गौर से सुनना, ये जो सिक्रीटरी सेल्स होती है, इनका काम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, यही जो सिक्रीटरी सेल्स होती है, ये बाबा प्रोड्यूस करती है मेरी जान कुछ सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स, जैसे कि ये रिलीज करेंगी बाबा फ्रक्टोज, ये रिलीज करेंगी मेरी जान फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का काम क्या है अपन समझाएगा। ये रिलीज करती है मेरी जान प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, गौर से नजर रखना, ये रिलीज करेंगी बाबा प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रिलीज करती है बाबा फ्लेविन, यहां से निकलता है फ्लेविन, और यही सिक्रेटरी सेल्स रिलीज करती है आइनोस्टॉल, ये रिलीज करती है बाबा आइनोस्टॉल, और आइनोस्टॉल के अलावा ये रिलीज करती है बाबा एस्कॉर्बिक एसिड, ये रिलीज करती है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ये बाबा प्रोड्यूस कर देती है साइट्रेट। क्या रे बाबा, ये प्रोड्यूस कर देती है, जरा गौर से नजर रखना, ये प्रोड्यूस कर देती है साइट्रेट, दे प्रोड्यूस बाबा साइट्रेट, साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। सर मुझे बताइए, यहां से सिक्रीटरी सेल्स ने रिलीज किया फ्रक्टोज सर किया, यहां से सिक्रीटरी सेल्स ने रिलीज किया प्रोस्टाग्लैंडिन सर किया, यहां से सिक्रीटरी सेल्स ने फ्लेविन बनाया, यहां से सिक्रीटरी सेल्स ने आइनोस्टॉल बनाया, यहां से सिक्रीटरी सेल्स ने बाबा एस्कॉर्बिक एसिड बनाया, और बाबा कुछ क्वांटिटी में साइट्रेट भी बनाया। रिमेंबर, साइट्रेट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, लेकिन कुछ क्वांटिटी में साइट्रिक एसिड और साइट्रेट कहां बनाया जाता है, सेमाइनल वेसिकल में। Remember, all these constituents are collectively called as seminal fluid. इन्हीं सब चीजों को मेरी जान seminal fluid के नाम से जाना जाता है। और आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं तो remember, seminal fluid is alkaline in nature. याद रखना बाबा, seminal fluid alkaline nature का होता है। सर इसमें क्या चौंकने वाली बात है, ये जो seminal fluid होता है ना, ये alkaline nature का होता है। इसका pH 7.2 to 7.4 पाया जाता है। आपको मालूम है, जिसका pH 7 के ऊपर वो बाबा एल्कलाइन है, जिसका pH 7 से नीचे वो बाबा एसिडिक होता है, और जिसका 7 वो बाबा न्यूट्रल। इसका pH 7 से ज्यादा तो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अब चौंकाने वाली बात यह है कि सर इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, सर इसमें साइट्रेट पाया जाता है। अगर इसमें साइट्रेट है, अगर इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, तो फिर आपका सेमाइनल फ्लूइड किस नेचर का होना चाहिए, एसिडिक। लेकिन रिमेंबर, इट इज बेसिक और इट इज अल्कलाइन इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ बाइकार्बोनेट। इसमें पाया जाता है बाबा बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है, याद रखना, इस बाइकार्बोनेट का काम होता है एक तो सेमाइनल फ्लूइड को न्यूट्रलाइज करना, एक तो सेमाइनल फ्लूइड को न्यूट्रलाइज करना, दूसरा इसका काम होता है वेजाइना को बाबा क्या करना, न्यूट्रलाइज। क्योंकि आपको मालूम है कि जो वेजाइना होता है उसके अंदर बाबा एसिडिक मीडियम पाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड डॉर्डरलिन्स बैसिलाई। वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और डॉर्डरलिन्स बैसिलाई, तो लैक्टोबैसिलस की वजह से वेजाइना के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम स्पर्म को किल करेगा। इसीलिए टू प्रिवेंट किलिंग ऑफ स्पर्म, योर सेमाइनल फ्लूइड प्रोड्यूसेस बाइकार्बोनेट व्हिच न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक मीडियम ऑफ द वेजाइना। अब जरा गौर से आप इत्मीनान तरीके से नजर रखेंगे, यही जिक्र मैंने आपकी स्लाइड पे किया हुआ है, क्या कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं इनके 3 लेयर्स होते हैं, एडवेंशिया, म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जो सेमाइनल वेसिकल है इसमें जो एडवेंशिया पाया जाता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है,
इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेमाइनल वेसिकल, जो फाइब्रोब्लास्ट का बना होगा, और इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट का काम है कोलेजन प्रोटीन बनाना, और कोलेजन प्रोटीन बाबा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि एडवेंशिया में ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी पाई जाती है। इसके बाद जो बीच वाला लेयर है जिसे हम मस्कुलरिस कहते हैं, यही लिखा है कि मस्कुलरिस इज द मिडल लेयर ऑफ द सेमाइनल वेसिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और यही स्मूथ मसल्स किसके लिए जिम्मेदार होती है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ताकि सेमाइनल ग्लैंड से सेमाइनल फ्लूइड बाहर निकल सके। उसके बाद बाबा अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाऊं तो ये रही आपके सामने स्लाइड, लास्ट इनर मोस्ट लेयर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द seminal vesicle which is highly folded, remember, which is highly folded, and these foldings are called as robber। इन्हीं फोल्डिंग्स को हम बाबा रॉबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि जो म्यूकोसा है इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, सिक्रीटरी सेल्स, दीज आर टॉल कॉलमनर सेल्स, एंड बेसल सेल्स, दीज आर स्मॉल एंड राउंड सेल्स। फिर मैंने बोला सिक्रीटरी सेल्स का काम होता है सेमाइनल फ्लूइड बनाना, और इसी सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, एंड कोआगुलेटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। चलो बाबा आगे लास्ट स्लाइड पे मैं आपको ले जाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या काम होता है सेमाइनल फ्लूइड का। इधर अगर हम जिक्र करेंगे मेरी जान सेमाइनल फ्लूइड का, सेमाइनल फ्लूइड का अगर हम जिक्र करेंगे तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे सेमाइनल फ्लूइड के बारे में तो वो ये है ना कि सेमाइनल फ्लूइड इज स्लाइटली एल्कलाइन। याद रखना बाबा, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? ये बेसिक है, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। बताओ इसका पीएच कितना है? तो याद रखना इसका पीएच है मेरी जान 7.2 to 7.4। इसके बाद अगर आप बोलोगे कि सेमाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है, तो रिमेंबर सेमाइनल फ्लूइड में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पाया जाता है वो है बाबा फ्लेविन, वो है मेरी जान फ्लेविन्स। सेमाइनल फ्लूइड में पाए जाते हैं फ्लेविन्स, एंड फ्लेविन्स का काम क्या होता है? रिमेंबर इनके इसका बहुत सारा काम है, लेकिन एक काम आप बाबा याद रखेंगे कि दे प्रोवाइड येलोविश कलर टू द सेमन, दे प्रोवाइड येलोविश कलर। अगर आप बाबा देखेंगे आफ्टर इजैकुलेशन जो सेमन का कलर होता है वो प्योर व्हाइट नहीं होता है, वो स्लाइटली येलोविश कलर का होता है, थोड़ा बहुत उसमें येलोविश आपको नजर आएगा। वो येलोविश कलर उसको प्रोवाइड कौन करेगा? बाबा फ्लेविन्स। एंड नंबर 2 बाबा जो फ्लेविन्स होते हैं दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। सर एंटीऑक्सीडेंट से मुराद क्या है? तो रिमेंबर ये आपके स्पर्म को, जरा गौर से सुनना बाबा, ये आपके स्पर्म को डैमेज होने से बचा देते हैं। दे प्रिवेंट योर स्पर्म फ्रॉम डैमेज। कैसे? जरा गौर से सुनना बाबा। अगर हम देखेंगे कि जो स्पर्म होता है इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डैमेज कर सकती है। जैसे सुपर ऑक्साइड क्या करेगा? अगर सुपर ऑक्साइड सेमन में प्रेजेंट है तो सुपर ऑक्साइड इस स्पर्म को डैमेज कर सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड इस सेमन को डैमेज ना कर पाए उस काम को रोकने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्लेविन्स। तो फ्लेविन्स के दो काम है, नंबर टू प्रोवाइड येलोविश कलर टू द स्किन, sorry not skin, to provide yellowish color to the sperm or semen. Number 2, it is antioxidant, it prevents the damage of the sperm। ये sperm को डैमेज होने नहीं देता क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डैमेज कर देता है। This flavin damages or inhibits the action of reactive oxygen species। ये सुपर ऑक्साइड के काम को ही ब्लॉक कर देता है, और सुपर ऑक्साइड का काम क्या है? टू किल द स्पर्म, टू डैमेज द डीएनए ऑफ स्पर्म। सुपर ऑक्साइड ये डीएनए को डैमेज करेगा, ये स्पर्म के डीएनए को डैमेज करेगा। ये रहा बाबा आपके सामने स्पर्म, ये रहा स्पर्म के हेड में एक्रोसोम, और ये रहा इसके अंदर न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा डीएनए। उस डीएनए को डैमेज करता है सुपर ऑक्साइड, और अगर सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट था तो डीएनए डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा तो स्पर्म किस काम का रहेगा बाबा? इसीलिए ये स्पर्म का डीएनए डैमेज ना हो, इसीलिए बाबा आपके सेमाइनल फ्लूइड में पाए जाते हैं फ्लेविन्स, जो फ्लेविन्स सीधे अटैक करेंगे सुपर ऑक्साइड्स पे ताकि आपका स्पर्म डैमेज ना हो सके।
इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे कि दूसरे नंबर पे सेमाइनल फ्लूइड के अंदर क्या पाया जाता है, तो रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, दूसरे नंबर पे पाया जाता है बाबा फ्रैक्टोज। दूसरे नंबर पे पाया जाता है फ्रैक्टोज। अब फ्रैक्टोज का काम क्या है? आपको मालूम है कि बाबा ये मोनोसैकेराइड यानी ये शुगर है। इट इज अ मोनोसैकेराइड, या मैं यूं कहूं बाबा कि ये एक शुगर है, ग्लूकोज है नहीं बाबा, ये इट इज अ ग्लूकोज। इसका काम क्या होता है? ये बाबा स्पर्म को, शाबाश बोले ना मेरी जान, ये स्पर्म को मेरी जान एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म, एनर्जी टू स्पर्म। अब जरा गौर से और इत्मीनान तरीके से नजर रखना, ये रहे बाबा आपके टेस्टिस, ये रहे बाबा आपकी एपिडिडाइमिस, और ये रहा बाबा वास डिफरेंस, और ये रहे मेरी जान सेमाइनल वेसिकल्स, और ये सेमाइनल वेसिकल मिल जाता है किसके साथ? एपिडिडाइमिस के साथ। ये सेमाइनल वेसिकल मिल जाता है वास डिफरेंस के साथ। दिस इज सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल का डक्ट जिसे हम सेमाइनल डक्ट के नाम से जानते हैं। ये रही बाबा वास डिफरेंस, और ये जो डक्ट कॉमन डक्ट बना इसे हम इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले देखें। यहां से आ रहा है स्पर्म और यहां से आएगा सेमाइनल फ्लूइड। जब यहां स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड मिलेगा तब इस टोटल कंपोजिशन को ही हम सेमन बोलते हैं। व्हाट इज सेमन? इट इज स्पर्म प्लस द सेमाइनल फ्लूइड। अब जरा गौर से नजर रखो बाबा, ये रहा आपके सामने स्पर्म और ये रहा मेरी जान आपके सामने सेमाइनल फ्लूइड, और इसी सेमाइनल फ्लूइड में पाया जाता है फ्रैक्टोज। और याद रखना, ये फ्रैक्टोज, दिस फ्रैक्टोज enters into the cell. This fructose enters into the cell. Mainly it enters into the middle piece जहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो ही ये फ्रैक्टोज स्पर्म के अंदर जाता है, this fructose is converted into fructose 6-phosphate by hexokinase। वो फिर जाता है बाबा आपके ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जब पूरी ग्लाइकोलिसिस होती है तब जाके आपका स्पर्म बनाता है एटीपी। काश मेरे पास वक्त होता, मैं आपको ये पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस समझा देता कि कैसे फ्रैक्टोज कन्वर्ट होता है फ्रैक्टोज 6-फॉस्फेट में, कैसे हेक्सोकाइनेज इसको मदद करता है, फिर कैसे पाइरुवेट बनता है, फिर कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और लास्ट में कैसे एनर्जी निकलती है। उसके लिए बाबा मुझे डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन सीधे आता हूं आपके पॉइंट पे कि सबसे पहला इसमें पाया जाएगा फ्लाविन, जिसका काम है येलो कलर प्रोवाइड करना। नंबर 2 इसमें पाया जाएगा फ्रैक्टोज, जिसका काम है मेरी जान स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहां पाया जाएगा, जरा गौर से सुनना, तीसरे नंबर पे पाया जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इत्मीनान तरीके से आप नजर रखेंगे कि तीसरे नंबर पे पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जरा गौर से सुनना मेरी जान, क्या होगा? ये रहा आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 सेकंड बाबा आपके सामने रखूंगा। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये रहा मेरी जान वेजाइना। जरा गौर से नजर रखना कि मैं क्या समझाने वाला हूं। जब भी बाबा एक मेल स्पर्म या सेमन को एडमिनिस्टर करेगा, स्पर्म को इजैकुलेट करेगा इनटू द वेजाइना, गौर से नजर रखना, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना। जो ही बाबा सेमन और स्पर्म एंटर किसमें होगा? वेजाइना में होगा। इस वाले प्रोसेस को हमने इंसेमिनेशन के नाम से जाना था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये रहा बाबा आपका यूटेरस। अब गौर से देखना क्या होगा, जो ही ये स्पर्म ऊपर जाएगा मेरी जान, इसके अंदर सेमन है ना, और सेमन के अंदर बाबा पाया जाता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन। अब गौर से नजर रखना बाबा, जो ही ये सेमन ऊपर जाएगा, जो ही ये वेजाइना को पास करके सर्विक्स के अंदर जाएगा, सर्विक्स से पास करके किधर जाएगा? यूटेरस में। अब जरा गौर से सुनना, एज्यूम करो बाबा ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, ये जो आपका यूटेरस है इसके 3 लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। अब इस यूट्राइन वॉल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम जीपीसीआर कहते हैं। जीपीसीआर बोले तो जी प्रोटीन coupled receptor. There are some receptors called as G protein coupled receptors. अब होगा क्या, जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखो। जो ही ये सेमन ऊपर जाएगा, इस सेमन के अंदर है ना प्रोस्टाग्लैंडिन। रिमेंबर दिस प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड्स विद द
जी कपलर्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स, ये किसके साथ बाइंड होगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन बाबा बाइंड होगा किसके साथ? This prostaglandin binds with the G protein coupled receptor, और जो ही ये इसके साथ बाइंड होगा तब जाके आपके यूट्रस के अंदर जो सेल्स है ना उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम धकेला जाएगा और आपका ये जो मायोमेट्रियम है इट विल अंडरगो कंट्रैक्शन। ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसके कारण बाबा स्पर्म ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ रिमेंबर योर यूटेरस विल नॉट कंट्रैक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल कंट्रैक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोपल्शन। इसे हम बाबा रेट्रोपल्शन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो आपका सेमेन है, उस सेमेन के अंदर, उस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर एक जबरदस्त केमिकल पाया जाता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दाखिल होता है, जब ये यूटेरस के पास पहुंच जाता है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए ऑलरेडी आपके यूटेरस के मायोमेट्रियम में एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे हम GPCR कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नाउ ये प्रोस्टाग्लैंडिन और जी कपल्ड रिसेप्टर आपस में मिल जाते हैं जिसके कारण ये जो मायोमेट्रियम की सेल्स है इनमें कैल्शियम चैनल्स ओपन होती है और जब ये बाबा कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगी तो रिमेंबर दिस कैल्शियम इज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब आपका मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब आपका मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्पर्म सीधे किधर जाएगा? टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। बट रिमेंबर यहां जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा रेट्रोपल्शन। जब बर्थ के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऊपर की जानिब से नीचे की तरफ होता है, उसे प्रोपल्शन कहते हैं। यहां कॉन्ट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसी को बोलते हैं बाबा रेट्रोपल्शन। चलो बाबा, इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद हमने जिक्र किया था, प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद हमने जिक्र किया था आइनोस्टॉल का। 2 मिनट। चलो बेटा, अगर हम अब जिक्र करेंगे कि आइनोस्टॉल, इसका जिक्र भी मैंने किया था, आइनोस्टॉल भी पाया जाता है। अब जरा गौर से नजर रखना कि आइनोस्टॉल का काम क्या होता है। ये रहा मेरी जान आपके सामने स्पर्म, गौर से नजर रखना, ये रही स्पर्म की नेक और ये रहा बाबा स्पर्म का मिडल पीस और ये रही स्पर्म की टेल। अब जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखना कि स्पर्म के अंदर बाबा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। इत्मीनान तरीके से नजर रखना। और यहां बाबा ए न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर बाबा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और आपके मिडल पीस में मेरी जान पाए जाते हैं अबेंडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बस नजर रखना बाबा, यहां पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा गौर से नजर रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना मिडल पीस में, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। यानी जो स्पर्म के मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जिन प्रोटीन्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। एंड बाबा आप याद रखेंगे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं उतना ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी माना जाता है। द मोर इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, द मोर हेल्दियर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। जितने ज्यादा प्रोटीन्स उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी, और जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है उतना ज्यादा स्पर्म बाबा एक तो मूव करेगा जल्दी, क्योंकि एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ही हर एक सेल को एनर्जी देता है। अब अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है तो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्पर्म को देगा, और अगर ये ज्यादा एनर्जी स्पर्म को दे रहा है तो स्पर्म इजीली क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा। नॉट ओनली हेल्प्स इन द मोटिलिटी बट इट आल्सो हेल्प्स इन द वायबिलिटी, यानी ये ज्यादा देर तक
स्पर्म को सर्वाइव करने में मदद करेगा। अब मुझे बताओ कि सर आपने आइनोस्टॉल क्यों पढ़ाया? बिकॉज रिमेंबर एंड रिमेंबर, आइनोस्टॉल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो सेमाइनल फ्लूइड होता है ना, जो सेमाइनल वेसिकल से निकलता है, उसी सेमाइनल फ्लूइड में पाया जाता है आइनोस्टॉल। और वो आइनोस्टॉल बाबा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाने में मदद करेगा। जितना आइनोस्टॉल होगा उतने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनेंगे, जितने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनेंगे उतना माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होगा, जितना माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होगा उतना माइटोकॉन्ड्रिया तेजी से आगे बढ़ेगा और उतनी देर तक आपका स्पर्म बाबा सर्वाइव करेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आइनोस्टॉल। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जब मैंने लास्ट जिक्र किया था वो है बाबा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। यहीं पे बाबा मैं अपने लेक्चर को इख्तिताम करूंगा और आपके सामने बाबा एस्कॉर्बिक एसिड की फंक्शन रखूंगा। गौर से सुनना बाबा, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, जो सेमेन के अंदर पाया जाता है, जो स्पर्म के अंदर पाया जाता है, रिमेंबर ये एस्कॉर्बिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट काम है कि ये एक्रोसोमल रिएक्शन में मदद करेगा। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। नंबर 2 मेरी जान, ये मदद करेगा कैपेसिटेशन में। It helps in acrosomal reaction and बेटा it helps in capacitation। ये दोनों प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, लेकिन बेटा अभी 2 सेकंड में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्रोसोमल रिएक्शन किसको कहते हैं और बाबा कैपेसिटेशन किसको कहते हैं। अगर आप बोर्ड पे नजर बनाए रखेंगे तो जरा गौर और इत्मीनान तरीके से नजर रखो बाबा। ये रहे मेरी जान आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नजर रखना बाबा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इत्मीनान तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। रिमेंबर दिस इज वेजाइना, दिस इज सर्विक्स, दिस इज यूटेरस। बोलो बोलो, दिस इज वेजाइना, दिस इज सर्विक्स, this is uterus and these are बाबा fallopian tubes। remember these are fallopian tubes। अब नजर रखना, जो ही स्पर्म बाबा वेजाइना के अंदर जाएगा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई ना यूटेरस में, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये स्पर्म बाबा ऊपर जाएगा और पहुंचेगा आपके fallopian ट्यूब के पास। रिमेंबर fallopian ट्यूब में इंतजार कर रहा होता है ओवा। अब इसी कंसेप्ट को मैं आपके सामने रख देता हूं, जरा इमेजिन करो बाबा, ये है ओवा और इमेजिन करो मेरी जान ये है स्पर्म। इत्मीनान तरीके से नजर रखना, इमेजिन करो बाबा ये है स्पर्म, नजर रखना बाबा, इमेजिन करो ये है स्पर्म। अब जरा गौर से नजर रखो, स्पर्म के अंदर अभी अभी मैंने बोला एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। अभी बोला ना, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और उस एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं मेरी जान एंजाइम। सर कौन सा एंजाइम? तो याद रखना उसमें पाया जाता है सीपीई। सीपीई बोले तो, सीपीई बोले तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। रिमेंबर द नेम, कोरोना पेनिट्रेटिंग द एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। नॉट ओनली दिस एंजाइम, यहां पे एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे हम ज़ोनालाइसिन के नाम से जानते हैं। बस खत्म किया मैंने, 1 मिनट लगेगा बाबा। ज़ोनालाइसिन के अलावा यहां पाया जाता है हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज। आप जरा गौर से नजर रखना बाबा, ये जो ओवा होता है ना, ये जो एग होता है ना, इसके पास 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। नंबर 1 मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज वेटिलीन मेम्ब्रेन। आगे पढ़ाऊंगा बाबा, इसे हम वेटिलीन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। गौर से नजर रखना लेक्चर की तरफ। वेटिलीन मेम्ब्रेन, और वेटिलीन मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है बाबा एक प्रोटीन कोट एंड दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज ज़ूना पेल्यूसिडा। याद रखना, बस बस खत्म होने वाला है। ज़ूना पेल्यूसिडा, इसे बोलते हैं बाबा ज़ूना पेल्यूसिडा। और इसके बाहर पाई जाती है रेडिएटिंग सेल्स एंड दीज रेडिएटिंग सेल्स आर कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। इसे हम बोलते हैं बाबा कोरोना रेडिएटा। इसका मतलब है ना बाबा कि जो आपका ओवा होता है इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 वेटिलीन मेम्ब्रेन, जिसे आप लेम्मा के नाम से जानते हो या जिसे आप एग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। उसके बाहर प्रोटीन्स का लेयर होता है जिसे हम ज़ूना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद रेडिएटिंग प्रोजेक्टिंग सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में पाया जाता है बाबा हायालुरोनिक एसिड। क्या पाया जाता? अब जरा गौर से सुनना मेरी जान, जो ही स्पर्म
स्पर्म ओवा के नजदीक आता है ये अपने मेम्ब्रेन, बस खत्म होने वाला है, जो ही स्पर्म ओवा के नजदीक आता है ये अपने मेम्ब्रेन को चेंज करता है, ये अपने मेम्ब्रेन को फ्लूइड टाइप बनाता है। अभी तक इसका मेम्ब्रेन सॉलिड था, अंदर वाली चीज बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन वंस इट कम्स क्लोज टू द ओवा इट चेंजेस इट्स मेम्ब्रेन, ये अपने मेम्ब्रेन को बाबा फ्लूइड टाइप बना देता है। और इस फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन को बोलते हैं बाबा कैपेसिटेशन। जरा गौर से सुनना, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये किस चीज की वजह से अपने मेम्ब्रेन को चेंज करता है, कौन इसको मदद करेगा अपने मेम्ब्रेन को चेंज करने में? यही तो मैं पढ़ा रहा था बाबा, इसको मेम्ब्रेन चेंज करने में मदद करेगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। मदद कौन करेगा? जो पहली स्लाइड में मैंने आपको बोला कि इट हेल्प्स आइनोस्टॉल, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट बाबा नजर रखना। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसके दो काम होते हैं, ये मदद करेगा बाबा कैपेसिटेशन में। कैपेसिटेशन का मतलब है कि जो स्पोरम का मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड टाइप बनेगा, ये बाबा परमिएबल बनेगा ताकि यहां से एक्रोसोम निकले। अब नजर रखना जरा गौर से, जो ही ये फ्लूइड टाइप बनेगा यहां से एक्रोसोम निकलेगा ना, जरा गौर से सुनो, जो ही यहां से एक्रोसोम निकलेगा, अब बताओ एक्रोसोम क्या करेगा? एक्रोसोम रिलीज करेगा ना एंजाइम, बोले तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। रिमेंबर, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। साफ अल्फाज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इट विल पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। उसके बाद जोना लाइसिन जोना पेनिसुटा को पेनिट्रेट करेगा। इसी तरह हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिडेज जो है ये हाइलुरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करेगा। कहने का मतलब जब कैपेसिटेशन हुई, जब मेम्ब्रेन चेंज हुआ, उसके बाद एक्रोसोम ने सारे एंजाइम्स रिलीज किए ताकि ओआ के सारे मेम्ब्रेन्स को ब्रेक किया जा सके और स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर दाखिल हो सके। रिमेंबर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? एक्रोसोमल रिएक्शन। कैपेसिटेशन बोले तो स्पर्म का मेम्ब्रेन चेंज हो जाना, एक्रोसोमल रिएक्शन बोले तो एक्रोसोम जो अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा और मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करेगा। इन दोनों प्रोसेस में मदद करता है आपका एक केमिकल, और दुनिया उस केमिकल को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानती है। दूसरे अल्फाजों में बताऊं तो एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। इट मींस विटामिन सी जो होता है ये बाबा स्पर्म की कैपेसिटेशन में मदद करेगा, ये बाबा मदद करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन में। यही पॉइंट आपके स्लाइड पे दोहराया है, उसके बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। यही लिखा है मेरी जान, मैंने आपके बोर्ड पे, जरा गौर से नजर रखो। पहला पॉइंट, फ्रक्टोज जो होता है ये मेरी जान क्या काम करता है? जो मैंने पहले आपको बोला था कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद मैंने आपको बोला, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बोला कि कैसे काम करते हैं, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके मसल कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। लास्ट में मैंने आपको बोला कि जो आइनोस्टॉल होता है इट इंक्रीज द स्पर्म वायबिलिटी, स्पर्म को ज्यादा देर में जिंदा रहने में मदद करता है। और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को भी इंक्रीज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से स्पर्म एक तो इजीली मूव करेगा, दूसरा स्पर्म ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। और आखिर में मैंने आपको बताया कि एस्कॉर्बिक एसिड मेंटेन्स स्पर्म मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इट न्यूट्रलाइजेस सच एज सुपरऑक्साइड। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी मदद करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने आपको पहले ही फ्लेविन्स में समझाया था। यहां एक पॉइंट इसने ऐड किया हुआ है कि ये मदद करेगा मोटिलिटी में और मॉर्फोलॉजी में। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर एस्कॉर्बिक एसिड मोटिलिटी में मदद करता है, अगर एस्कॉर्बिक एसिड मोटिलिटी में मदद करेगा और मॉर्फोलॉजी में मदद करेगा, और मॉर्फोलॉजी के अलावा मैंने आपको बोला एक्रोसोमल रिएक्शन में भी मदद करेगा, और एक्रोसोमल रिएक्शन के अलावा मैंने आपको बोला कैपेसिटेशन में भी मदद करेगा। अब जरा गौर से आप सुनना मेरी जान, अगर स्पर्म मोटाइल नहीं था, अगर एस्कॉर्बिक एसिड की कमी थी और स्पर्म इमोटाइल हुआ, रिमेंबर दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्पर्मिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्पर्मिया, यानी इनएबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू मूव इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्पर्मिया। इसके बाद अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम थी, इट इज कॉल्ड एज टेराटोस्पर्मिया। इट इज कॉल्ड एज
टेराटोस्पर्मिया। और आखिर में बाबा याद रखेंगे कि अगर स्पर्म के नंबर में कमी थी, स्पर्म का नंबर बाबा कम था, इट इज कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया। तो 3 कंडीशन जिनको मैं आ गया इंशाल्लाह आराम से डिस्कस करूंगा। नंबर 1 टेराटोस्पर्मिया, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, शाबाश। उसके अलावा एस्थेरोस्पर्मिया, इनएबिलिटी टू मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, एंड नंबर 3 इज ओलिगोस्पर्मिया, डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड नंबर ऑफ द स्पर्म। ऑल द 3 कंडीशंस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी इन केस ऑफ मेल्स। मिलते हैं आपके साथ अगले आने वाले लेक्चर में, जहां हम इन डिसऑर्डर्स के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का भी जिक्र करने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत, और आप भी बेचिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह।